नौ न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज मेरे मेहमान हैं मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी। और एक ऐसे वक्त में जब हमारे यहाँ कहा जाता है जब कोई कश्ती ज़रा हिचकोले खाती है, डूबने लगती है, लोग उसे उतरना लगते हैं, मखदूम साहब ने बढ़कर गले लगाया जाके खुद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ को। मैं बराह रास्त आपसे ये सवाल करूँ तो आप ये समझते हैं कि एक बदले हुए मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई जिन्होंने माजी से सीखा, क्योंकि बाद असबाब और मुहर्रिकात और नाराज़गियाँ ही थी ना जिनकी वजह से आप जिसकी वजह छोड़ा था आपने? मैंने सियासत जो है मेरा ये है नहीं कि मैं कोई यहाँ से कभी मुझे कोई ओहदे मिल जाएंगे या कोई इक़्तिदार मिल जाएगा। मुझे इक़्तिदार के अंदर कभी वो अट्रैक्शन भी नज़र नहीं आई। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैं मिला था आपकी इस मुख्तसर तमीद के बाद, तो मुझे मिल के खुशी हुई जो मेरी बात उनसे हुई कि इस वक्त वो भरपूर हर तरफ से वो हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। और वो ठीक कहा आपने कि वो एक डोलती हुई किश्ती लगती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो अज़्म होता है वो उसके जो पतवार चलाने वाला है उसके ऊपर वो किश्ती डोलती हुई भी मंज़िल मक़सूद तक पहुंच जाती है। मियाँ नवाज शरीफ को मैंने बराह रास्त सवालात किए कि अब आपको आने वाले वक्त में जेलें भी होंगी और सड़कों के ऊपर भी होंगे और आपको मुश्किलात का सामना हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये तय कर लिया है कि इस मुल्क के अंदर एक सिविल जो पॉपुलेशन है उनके जो अख्तियारात हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसके तरह का उनको हल करने का अख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट के पास वापस आ जाए। मतलब एक आम परसेप्शन ये है कि इस वक्त क्योंकि मुस्लिम लीग की इक़्तिदार में है और बेशतर लोग जो हैं वो आप जैसे कम लोग होते हैं इक़्तिदार ही को पसंद करते हैं, उसके सम्राट से फैज़याब होना चाहते हैं। तो गो के आप आउटसाइडर हैं, लेकिन मुझे आपको इल्म है कि दो रुझानात इस वक्त पाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग में। एक कहता है महादाराई हो और दूसरे चाहता है मुफाहिमत हो। और आपको इल्म है कि दोनों में बड़े ख़तरे हैं। मुफाहिमत करते हैं तो सियासी तौर पर वो आप पीछे चले जाएंगे, आपको इल्म है और कितना गिरेंगे, और महादाराई करेंगे तो उसके नुकसानात आपको इल्म है कि क्या होते हैं। तो आप क्या मशवरा देंगे अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर इस वक्त जबकि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बज़ाहिर मियाँ साहब तो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम साथी मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि वो इतना उस हद तक जाने के लिए तैयार हों जिस हद तक मियाँ साहब जाने के लिए तैयार हैं। मोहतरम मखदूम साहब। मुझे साहब मैं तो मुस्लिम लीग में बैठा हूँगा या बाहर, बात असल में ये है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि ये एक बहुत कम ऑप्शंस रह गई हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। ये नाउ और नेवर की एक स्टेज है, क्योंकि और ये सिर्फ सियासतदान नहीं, जो हमारी सिविलियन कम्युनिटी है उसको भी ये एहसास है कि जो खराबियाँ सिविलियन हुक्मरानों ने की हैं उसका भी मज़ीद हमारे पास गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है। इसलिए अब ये आदतें बदलना होंगी सबको, सियासतदानों को भी अपनी गलतियों से सीखना होगा। इसको इस तरीके से हम नहीं ले रहे कि कोई हमने मफाहमत या जिदोजहद की बात से हट के पाकिस्तान की ज़रूरत ये है कि एक दूसरे मुश्किल हालात, बदले हुए हालात को समझे और फिर पाकिस्तान को आगे की तरफ मिलजुल के ले जाएं। लेकिन मखदूम साहब सूरत हाल इस वक्त ये है कि आपके यानी जो मियाँ साहब जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की या सियासी हुकूमतों की लड़ाइयाँ जब इस्टेब्लिशमेंट से होती हैं मारूफ मानों में, बल्कि मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत भी बाद वक्त कह देता हूँ कि पिंडी या पारा से होती हैं, तो पॉलिटिशियंस को इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि अगर तीन बड़ी मेन स्ट्रीम जमातें अगर मैं कह लूँ, उनमें एक आपकी साबिका दोस्त जमात वो और फिर पीपल्स पार्टी
दोनों मियाँ साहब के साथ नहीं बल्कि मियाँ साहब को गिराने कुचलने के लिए वो, मैं नहीं कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ दे रही है, लेकिन वो इस वक्त वो साथ खड़ी है, जिनके खिलाफ मियाँ साहब लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ी है। बरेलवी साहब, बात ये है कि ये इलेक्शन ईयर है। इस इलेक्शन ईयर के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दो तो बराह रास्त चाहती थी कि हमें इक़्तिदार इनसे छीन के हमें दे दिया जाए, लेकिन इससे पहले तो पाकिस्तान की तमाम पार्टियां कहती थी कि हमें अस्करी कुव्वतें इक़्तिदार छीन के हमें दे। देखिए, अभी सेनेट सामने है, सेनेट के अंदर अगर नवाज शरीफ की जो अक्सरियत सामने है वो उसको मिल जाती है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। कौमी असम्बली में भी दो महीने की असम्बली बचेगी और सेनेट में भी, तो उसका कोई नहीं चाहता कि एक सियासतदान इतना ताकतवर हो जाए। इसलिए ये मजबूरियां उनकी भी हैं, मैं नाम ले भी सकता हूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सबकी मजबूरियां हैं कि नवाज शरीफ को पीछे धकेला जाए। मैं समझता हूं कि ये सूरत हाल जो होगी वो पाकिस्तान को पीछे धकेलने के बराबर हो जाएगी। जिसको रास्ता मिलता है लोग देते हैं इस पार्लियामेंट के लिए, इस पार्लियामेंट को बरकरार रखने के लिए, ताकतवर करने के लिए। हम सब का फ़ायदा इसी में है, फ़ौज का भी, जो हमारी जुडिशरी का भी, हमारे सियासी कुव्वतों का भी, कि हम इसको एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उनके अंदर रह के लड़ाई करेंगे तो लड़ाई तो वो होनी चाहिए, लेकिन उसको तोड़ के आगे बढ़ेंगे तो फिर किसी को रास्ता नहीं मिलेगा, फिर हम सब अंधेरे के मुसाफिर हो जाएंगे। अंधेरे रास्तों पे चलते जाएंगे और पूरी कौम को भटका के रख देंगे। हम कभी रखने के लिए लीडर नहीं बनते, लीडर सही रास्ते पे लेके जाने के लिए बनते हैं। इसलिए कल का इक़्तिदार मत देखें, कल का पाकिस्तान देखें, उसकी मईशत देखें, उसके लिए जदोजहद करनी चाहिए और करेंगे इंशाल्लाह। मखदूम साहब, आपने खैर चले, मैं बाद में जिक्र करना चाहूँ 2018 के इलेक्शन का आपने जिक्र कर दिया, सेनेट का भी कर दिया। मैं जरा एक ब्रेक की तरफ चला हूँ, उसके बाद मैं हाजिर होता हूँ। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मेरे मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी साहब मेहमान है। मखदूम साहब, अव्वल तो कुछ लोग आपने देखा कि मुतालबा करने लगे कि क़ब्ल वक्त इंतखाब होने चाहिए। मियाँ साहब की हुकूमत फेल हो चुकी है, नाहल हो चुकी है, और इसलिए भी शायद क़ब्ल वक्त इंतखाबात चाहते हैं कि 2018 यानी जो मार्च का सेनेट का इलेक्शन है, आम तौर पर लोग कहते हैं जी इससे पहले ही कुछ हो जाएगा। क्या आप भी ये ख़तरात महसूस करते हैं और क्या कोई ऐसी गलती करेगा कि मियाँ साहब को उससे पहले लपेट दिया जाए उनका इक़्तिदार, या मजबूर हो जाए वो छोड़ने पर, और इसके क्या मुज़म्मनात निकलेंगे? तो आप समझते हैं कि इलेक्शन वक्त ही पर होंगे मोहतरम मखदूम साहब? मुझे भाई, मेरा तो बिल्कुल यकीन किया तक समझता हूँ कि इलेक्शन जो हैं 118 में होंगे और उसी तरीके से अगस्त या जुलाई और जून के दरमियान 3 महीने के अंदर लाजमी होंगे। देखिए, आपने जिन खदशात का अजहार किया है वो खदशात हैं, उसके लिए एफर्ट भी की जा रही हैं, बहुत सारी एफर्ट नाकाम भी हुई हैं। वो एक हमला आवर हालात के ऊपर जो कुव्वतें हैं वो होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब ने फरमाया कि ये इलेक्शन कराए जा सकते हैं। मिड टर्म इलेक्शन ये प्रोरोगेटिव जो होता है वक्त की उस पार्टी के वज़ीर आज़म का होता है। वो आज शाम को उसको छींकें, 5-4 छींकें आ जाएं तो और कहे मैं असम्बली को तोड़ता हूं, तो वो गैर कानूनी नहीं होगा, असम्बली टूट जाएगी। ये सिर्फ प्रोरोगेटिव जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का है, वज़ीर आज़म का है। अच्छा, अब ये जो ये फरमा रहे थे वो होना
नामुमकिन हो गया है। आपकी जो इन्होंने मरदमशुमारी की थी उसके रिज़ल्ट कुछ आ गए, उससे पहले ये 7 सीटें पंजाब की कम हो गई। अगर आज ये कराते हैं कबल उस वक्त के इंतखाबात इमरान खान के मुतालबे पे, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो सीटें बलूचिस्तान को जानी थी, जो सरहद को KP को जानी थी, हम नहीं दे रहे और पंजाब वाले वो 7 सीटें खींच लेना चाहते हैं। तो पंजाब तो पहले भी बदनाम है और ज़्यादा तबाही आएगी। इसलिए वो नामुमकिन बात कर रहे हैं जो आप कहते हैं कि 2-3 महीने में या 15 दिन में इलेक्शन करा दें, वो नामुमकिनात की बात है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ का तमाम बोरिया बिस्तर इक़्तिदार का लपेट दिया जाए, तो उसके लपेटने के लिए भी आपको मुश्किलात इतनी होगी कि आपके पास रास्ते नहीं हैं। आप अगर उसको लपेट लेंगे तो फिर और निज़ाम लाएंगे कौन सा वो किसको एक्सेप्टेबल होगा। तो मियाँ साहब जो ये सवाल करते हैं कि मुझे क्यों निकाला या किसने निकाला, अव्वल तो ये कि जो जिस तरह निकाला गया वो जायज़ था, और ये सवाल मेरी भी समझ में नहीं आता कि किसने निकाला और क्यों निकाला। ये वैसे कुछ बात इसलिए कि इस पर तमाम मुत्तफ़िक हो गए, जुडिशरी भी और भी। ऐसा लगता है कि मियाँ साहब को चारों तरफ से कहीं से भी, और एक पार्लियामेंट है यकीनन अभी तक उनके साथ या असम्बली के अरकान खड़े हैं, उनमें भी मैं देखता हूँ कि अगर 217 खाकाना बाजी को वोट देने के लिए खड़े थे, तो अभी कोई बिल पर वोटिंग आई तो 163 थे, गालिबन कोई 40-45 लोग चले गए थे। तो मियाँ साहब तो इस वक्त का सिर्फ और सिर्फ इन्हिसार अपने अरकान असम्बली पर है। अगर किसी वक्त वो उनसे मज़ीद 10-12 वोट कम हो गए तो फिर उनके पास मज़ीद घेरा तंग हो जाएगा। तो ये जो सवाल उन्हें जो उन पे जो जिसके सबब उन्हें निकाला गया या निकाले गए, और मियाँ साहब का ये मासूमाना ये सादा सवाल कहा समझा जाए कि किसने निकाला, क्यों निकाला? नहीं, देखिए इसमें बरेलवी साहब जो महाज राय की बात है ना, महाज राय तो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। लेकिन तो मियाँ साहब कर रहे हैं ना, वो तो मियाँ साहब कर रहे हैं ना महाजराई, मियाँ साहब कर रहे हैं ना, मियाँ साहब कर रहे हैं ना महाजराई। नहीं तो वो तो महाजराई मियाँ साहब कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि महाजराई पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। अब अगली दफ़ा अगर आप आगे की तरफ चले जाते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को जो निकाला सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, इस तरीके से निकाला, उसमें या उनकी पार्टी को थिन काउंट कर रहा है, सीटें काउंट उनकी आगे पीछे लोगों को पकड़ काउंट रहा है, धरने काउंट करा रहा है। बदकिस्मती ये है कि महाजराई करने वाली कुव्वतें कोई और है। अच्छा, कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट का बंदा जुर्रत कर नहीं सकता कि वो महाजराई करे। ये वो जो हमारे दोस्त है वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे जिस्म से, क्योंकि इक़्तिदार के लिए वो समझते हैं कि ये वज़राए आज़म गलत हैं, काम नहीं कर सकते। देखिए आपके 14 से 16 वज़राए आज़म को निकाला गया है, कभी टर्म पूरी नहीं करने दी गई। नवाज शरीफ को तो एक तरफ रख देना, नवाज शरीफ के बाद छोड़ दें, कोई तो होता, कोई एक आध तो होता। लेकिन मियां मखदूम साहब, बस एहतराम, जब पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल लीडर को निकाला जाता है तो माजी में हमने देखा कि उन्हीं पॉलिटिशियन ने मिठाइयाँ भी तो तकसीम करती हैं, तालियां भी तो वो बजाते हैं। अगर वो उस वक्त चाहे बीबी निकाली गए हो, चाहे मियाँ निकाले गए हो, या पहले भी अगर निकाले गए हो, उस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी ने गलती करी, अगर ये ना करते। देखें मैं आपसे अर्ज करूं, हर हुकूमत जो आती है, जिस दिन आती है उससे दूसरे दिन वो थोड़ी कम मकबूल हो जाती है, तीसरे दिन फिर मसाइल हल नहीं होते, वो फिर कम मकबूल रह जाती है। उसको निकालने के लिए, क्योंकि मैं अगर जो सीट हारा बैठा हूँ, मैं कहूँगा कल इलेक्शन हो, मैं मिठाई तकसीम करूँगा। मुझे मौका मिल रहा होगा था, गरीब आदमी को भी मौका मिल रहा होगा कि इसी की वजह से प्याज महंगा था, इसी की वजह से भिंडी तोरी महंगी थी, जानना में जाए हम मिठाई तकसीम करते हैं। बात यह है, तमाम चीज़ें तो पूरी दुनिया पे होती हैं।
यहाँ पे उनको इनकरेज किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है, हुकूमतों के सर पे उनको डाल दिया जाता है। और फिर मैं अर्ज करूँगा मुजाहिद भाई, इस मुल्क के अंदर क्या कितने वज़ीर आज़म निकले, कितने को फांसी मिल गई, किसी को कुछ कर दिया गया, हत्ता कि एक हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान का उसने स्टैंड लिया, वोट दिए, हमने उसको भी अलग कर दिया। ये देखिए किसी एक आदमी की बात नहीं, हमारा जो मुल्क का हिस्सा कहना नहीं मानता हम उसको भी अलग कर देते हैं। ये एक हमारी टेंडेंसी बन गई है। जो इख्तलाफ करता है कराची शहर, उसको गंदगी साफ करने की बजाय हम कहते हैं ये शहर ही गंदा है, हम यहाँ जाके अपनी मर्जी का हल थोपेंगे। ये इस तरीके से बातें चलेगी नहीं। इस वक्त रोकना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कहा जा रहा है मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ और एक सवाल करूँगा मखदूम साहब से। लेकिन चलें, पहले सोचा था कि ब्रेक से पहले करूँ, लेकिन बाद में करूँगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुजाहिद बदरुद्दीन एक बार फिर डॉन न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी साहब से गुफ्तगू हो रही है। मखदूम साहब, गालिबन जब आपने नून लीग को छोड़ा था तो उस वक्त हमारे मियाँ साहब की साहिबजादी इस तरह फ्रंट लाइन पे नहीं आई थी। वैसे भी हम ज़रा एहतियात करते हैं जब कायदीन की साहिबजादियों के बारे में गुफ्तगू की जाए या ख़वातीन के बारे में, उनका एहतराम हमें पहले ज़्यादा वाजिब होता है। लेकिन एक परसेप्शन ये है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत बग़ैर मियाँ साहब के मरीम नवाज़ी की हाथ में है, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो ज़्यादा महाज़राई हुई उसमें उनके ट्वीट और उनकी जो एग्रेसिव ख़ास तौर पर NA 120 के बाद जो उन्होंने नारे लगवाए, यानी कुछ ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा मरकज़ी और ख़ास तौर पर मरकज़ी किरदार के साथ साथ महाज़राई की तरफ मरियम बीबी ले गई हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? मैंने कहा ना, आपने तो शायद उस वक्त उस तरह नहीं देखा हो इनको, और कुछ गुफ्तगू में वो बैठी हो, उससे कुछ अंदाज़ा लगाया क्या है, ऐसे ही बात है या हम समझे नहीं है? तो एक जी मखदूम साहब। देखिए हम बहुत ज़्यादा हिस्सास हो जाते हैं। मैंने कल भी कुछ दोस्तों से कहा कि हमारा जो पूरा ये रीजन है, 12 मुल्क जो हैं, उनके सब के सब बच्चे आगे तक वही आते रहते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं। अब बिलावल है, उस पर एतराज़ हो जाएगा। इमरान खान के बच्चे तो अभी मुल्क में आए नहीं हैं, जब वो आएंगे। बात ये है कि एक मिसाल मैंने दी कि मोतीलाल नेहरू वो था सियासत में, उसका बेटा जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, संजय गांधी, फिर वो सोनिया गांधी, फिर अब उसका बेटा राहुल गांधी आज से एक हफ्ता पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर बन गया है। तो वो मैं इसको बुरा नहीं समझता, वो सीखेंगे, गलतियों से पीछे हटेंगे। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मुस्लिम लीग का सारा जो ढांचा मैं समझता हूँ, वो ढांचा कोई इक़्तिदार की तरफ जाने वाली पार्टी तो उसको कहते हैं, लेकिन ये कि उसके अंदर एक कोई डिक्टेटर बन के सबको वो पकड़ ले। आपने अभी खुद फरमाया कि जी पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, फलानी हुई है। तो अगर उसके अंदर डिक्टेटर के तौर पर इतनी ताकत होती तो कोई आदमी जुर्रत न कर सकता। इसलिए ये पार्टियां हैं, इनमें इनको चलने देंगे तो ये बच्चे हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गए। नहीं चलने देंगे तो वो अज़ाब बन के जुल्फ़िकार भुट्टो के दोनों बेटे अफ़गानिस्तान में बैठे थे, शाम में बैठे थे, फ्रांस में बैठे थे, इंडिया में जाके वो जुल्फ़िकार कैंपों के अंदर तरबियत लेते थे। ना आप बच्चों को इतना हम तंग करें, उनको भी काम करने दें। नहीं, लेकिन वैसे दिलचस्प सूरत हाल वैसे ये है पाकिस्तानी सियासत में। बहरहाल भुट्टो साहब के साहबजादे तो कुछ करते रहे, लेकिन बहरहाल उसमें बीबी यानी बेनज़ीर ज़्यादा नुमाया होकर आई। आपके शरीफ ख़ानदान में भी साहिबजादगान तो और भी हैं, लेकिन इसमें भी एक अजीब इत्तफ़ाक़ है कि मरियम बीबी उभर के आई।
कुछ अपनी सलाहियतें भी होती हैं, खाली बेटा और बेटी होना नहीं होता। बहुत सारे लोगों के, अजहर खां के भी बेटे होते थे, ज़िया-उल हक के भी बेटे हुए, खैर मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसा लगा कि हालिया दौर में जब ये ख़ास तौर पर जो मियाँ साहब के साथ जो कुछ हुआ और जो महाजराई हुई, उसमें मरियम नवाज एक बहरहाल उनकी कायदाना सलाहियत उभर कर आई है। मीडिया की नज़र में उनका कहावा ज़्यादा सुना जाता है मगर दीगर में। इस हवाले से मैंने ये कहा कि आप नहीं समझते कि अगर आप खुद कहते हैं कि महाजराई से बचना चाहिए, महाजराई आप कहते हैं महाजराई से बचना चाहिए, लेकिन ये समझा जाता है कि मरियम बीबी ने उनको की वजह से वो महाजराई की तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत गई है, जा रही है? नहीं, मैं पहली महाजराई की बातें आपको मैंने बता दी हैं कि वो महाजराई जब से पाकिस्तान बना है वो जोर आवर ताकतवर कुछ और है। हमारे भाई हैं, उनके पास ताकत है, जोर है, एक आता है 10 साल बैठा रहता है, कोई बात नहीं कर सकता। अब वो मुलाजिम होता है, सारी उम्र मुलाजमत करता है, लेकिन आपने जो उसका बास है उसको बंदूक दिखा के एक तरफ निकाल देता है। जिसके पास बंदूक होती है महाजराई वो कर अब तो नहीं आ रहे, अब तो नहीं आए ना, नहीं अब तो नहीं आए ना, अब तो उसके बाद तो उन्होंने मई 13 से आप लोगों को मई 2013 भी पूरा मुकम्मल होने दिया आपको। आगे भी अब तो परवेज मुशर्रफ के बाद तो बाप बंद कर दिया, उन्होंने भी अपनी गलतियों से सीखा। अभी तो हालात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। इस वक्त जो है वो जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है, जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है। उस जुडिशल मार्शल लॉ की वजह से मुल्क को और क्राइसिस में खड़ा किया गया है। इससे भी उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मखदूम साहब मार्शल लॉ को भी कौम नहीं मानेगी। मखदूम साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे यहाँ जो सिविलियन हुक्मरान हैं उनमें भी बदकिस्मती से मुतलक़ नानियत आ जाती है। भुट्टो साहब की मिसाल है, आप खुद उनके खिलाफ बड़े तवील लड़ते रहे। इसी तरह ये समझा गया कि मियाँ साहब का भी है कि साडा जज से, साडा सदर से, फिर उन्होंने कहते हैं साडा जनरल भी, ये भी तो एक हमारे कुछ सिविलियन हुक्मरानों में आया। और यहीं वो जब ठोकर खा जाते हैं तो खाली डिक्टेटर वो वर्दी में नहीं होते, बदकिस्मती से हमारे यहाँ शलवार कुर्ते में भी और शेरवानी में भी बन जाते हैं। और उनमें ये होता है घुमंड, और वो घुमंड होता है कि हम तीनों इदारों को अपने ज़ेरे नगी रखें। और ये समझा गया कि जो मियाँ साहब से बहुत सारी गलतियाँ हुई, उनमें गलती ये थी कि वो ये चाह रहे थे कि तमाम इदारों पर उनकी बालादस्ती हो। मोहतरम मखदूम साहब, मेरी जो लड़ाई है सुन लें, मुजाहिद रेनी साहब, मेरे भाई साहब, बात सुने। मैं ये कहता हूँ कि इन्हीं अदारों ने हमारे मुल्क को डिक्टेटर्स दिए, सिविलियन में भी। ये आप अंदाज़ा करें ना, हम सबको तैयार कहते हैं हम करेंगे। मैं ज़िया-उल हक की कबीना का मेंबर आपके सामने बैठा हूँ। जब हमें होश आता है, हम समझते हैं कि हमने गलती कर रहे हैं, मुल्क के हकूक़ हमें मांगने चाहिए। फिर उन सब को एक अपनी जो प्रोडक्शन है, जो चीज पैदावार इन्होंने प्रोड्यूस की होती है, एकदम ऐलान करते हैं कि हमारी सारी प्रोड्यूस जो है जहरीली है, चोर है, ये खा जाते हैं। अब मुझे बताएं, एक साल पहले तो तारीफों का पुल बांधे जा रहे होते हैं। जो जुनेजो के 10 साल जुल्फ़िकार भुट्टो को भी रखा था, जुल्फ़िकार अपना मियाँ नवाज शरीफ को भी रखा। मैं समझता हूँ ये काम असम्बली का है। अगर असम्बलियाँ जारी रहेंगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी, वहाँ से क़यादत को उभरने दें, ऊपर से मुसल्लत ना करें। आप मुसल्लत करेंगे, हम सारे के सारे बेकार होंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि इस फैक्ट्री का माल सारा बेकार बन जाता है। जब होता है तो वो फैक्ट्री बंद कर दें, क्यों डिक्टेटर पैदा करते हैं? पार्लियामेंट को चलाने दें, लेकिन जमहूरियत को चलने दें, और सिवा अपने रास्ते हम बना लेंगे। खैर, बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं कि खुद उसमें पार्लियामेंट में बैठकर जो लोग अगर मुखालफत में किस हद तक आगे बढ़ जाते हैं वो भी आपके सामने। लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर रखेंगे, एक सवाल आपसे करूँगा, मगर एक वक्फे के बाद। मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी हमारे साथ हैं। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदेद कहता है। और
मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी ने एक बार फिर वो जो एक कड़ा वक्त आया, मुश्किल वक्त आया, तो मियाँ साहब के पास खुद चल कर पहुँचे। मैं उस माजी को याद नहीं करना चाहता कि क्या क्या तलखी, और खैर सियासत में बड़ा यहाँ पगड़ी उछलती है, लोग कहते हैं इसे मैखाना कहते हैं, ये तो सब होता रहता है और सब सर्द व गर्म मियाँ साहब ने देखा है। मखदूम साहब अब आपने, मैंने नहीं, अभी वो लिखने वाले थे कि मखदूम जावेद हाशमी और आगे ब्रैकेट में लिखते हैं ना उनकी जमात का, मैंने कहा अभी फैसला नहीं किया, तो ये तो अभी दूसरा मरहला आना है कि आपकी शमूलियत भी होगी, हो सकता है कोई ओहदा भी मिले, फिर 2018 का इलेक्शन आ रहा है तो शायद मुल्तान, और जैसे आप तो पहले 3-4 हलकों से लड़ते रहें, इलेक्शन भी लड़ें, तो आइंदा 4-5-6 दिन, हफ्ते 10 दिन में हम ये समझें कि ये मरहला आ जाएगा कि आप बाकायदा शमूलियत का ऐलान लाहौर में करेंगे। और फिर जी मखदूम साहब। बरेलवी साहब, आपने सही फरमाया है, आपने मुझे सही समझा है कि मैंने जो इन मराहल से मैं गुजरा हूँ, जिनसे मेरा मुल्क गुजरा है, मेरे मुल्क की तारीख जो है मैं उसका शुरू में शामिल हूँ, और 1967 से भुट्टो साहब के पहले साथ खड़ा था। 67 से, जब पीपल पार्टी अभी बनी नहीं थी, भुट्टो मुल्तान में मेरे कंधे पे हाथ रख के तकरीर कर रहे हैं, वो तस्वीर आपको भी भिजवा दूंगा। मसला ये है कि तमाम अदवार को मैं देखता रहा हूँ, अब जिस अंदाज से फिर हमने वही हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, तो मैं समझता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी थी। जितना मैं जानता हूँ जिन अंदरूनी कहानियों का जो मुझे इल्म है, और हमारे लोग कितनी आसानी से उन लालच के मिलने पे काबू आ जाते हैं, या फिर नवाज शरीफ को उनको घेरने के भी ऐसे तरीके अख्तियार किए गए जिसमें आइन की, कानून की, अदलिया की तमाम चीज़ों को हम फिर कुर्बान कर रहे हैं नवाज शरीफ की कुर्बानी के लिए। मुझे तो नवाज शरीफ की कुर्बानी की कोई परवाह नहीं है, वो उनको हटा दें इक़्तिदार में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं इसलिए गया हूँ, मैं नवाज शरीफ के इस कड़े वक्त पे मैं जाके खुद मैंने अपनी पेशकश की है कि वहाँ से अभी एक आवाज़ उठ रही है कि हम पार्लियामेंट की बस बालादस्ती चाहते हैं। नवाज शरीफ कह रहा है कि मुझे इक़्तिदार मिले न मिले, मुझे जेल में डाल दें, मैं मर जाऊं, लेकिन हमसे अगर कोई गलतियां हुई हैं वो अपनी जगह, हम इस मुल्क को अब आज़ाद करा के, पार्लियामेंट को अख्तियार दे के, आज़ाद करा के उसकी जद्दोजहद करनी पड़े। जब ये उन्होंने का बात की है तो फिर मुजाहिद बरेलवी भाई, मेरे सामने इक़्तिदार का क्या, सीटों के इलेक्शन का क्या, पार्टी के ओहदों का क्या, आप जानते हैं कभी मैंने इन चीज़ों की परवाह की है? अच्छा। मैं तो पाकिस्तान के सिविलियन सोसाइटी के लिए और पाकिस्तान में पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग लड़ता रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस वक्त आप देखेंगे कि इस जंग में यह परचम हमारे हाथ में होगा, और पार्लियामेंट की आज़ादी का परचम हम सबसे ऊपर इंशाल्लाह बुलंद करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं नहीं चाह रहा था कि उस तरफ जाऊं, लेकिन मुझे इल्म है कि जब वो बीच धरने में भरे मेले में आप ख़ास आपको छोड़कर रूट कर चले गए थे, फिर उसमें कुछ आप फिर तल्ख भी हुए जब हुए, तो आपके ख्याल में उस वक्त जो आपने उस धरने के वक्त जो ये महसूस कर लिया था कि कोई साजिश हो रही है, कोई हाथों में खेला जा रहा है, वो उसको अब 2-3 साल हो गए, लेकिन आप समझते हैं कि वो सूरत हाल और वो जो अनासिर या अवामिल में, मैंने कहा ना, मैं ज़रा गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं चाहता कि मजीद कोई आपके मुंह से या मेरे मुंह से उन लोगों का नाम निकले या इदारों का निकले, तो मैं इसलिए, लेकिन अब क्या यही सूरत हाल है कि इस वक्त जो मियाँ साहब के साथ हो रहा है, उसका सबब वो जो आपने उस वक्त इशारा किया था उन अनासिर का, उन अवामिल का, वो इस्तेमाल भी हो रहे हैं और कुछ लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं? मोहतरम मखदूम साहब। बरेलवी साहब, बात यह है कि हमारे मुल्क में मार्शल लॉ तो चला जाता है, क्या उसके साथ जो लोग 10 साल काम करके बैठे होते हैं वो दूसरे दिन क्या अपनी दुकान बंद कर दें? वो पार्टी जो बनी हुई है वहाँ, वो मैं अफवाज पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन एक पार्टी बनी हुई है, उसी के अंदर
उनके फ़ायदे हैं, उनके मफादात हैं। शाम के वक्त 10 जर्नल बैठ के, रिटायर्ड जर्नल आपको चैनल्स पे नज़र आएंगे, वो हर चीज़ का हल उनके पास है, वो अमृत धारा है। आपको तकलीफ हो तो आपको सर्दी आ जाए, आपके मुल्क को हर चीज़ का उनके पास मज़ा दवा है। साइंस आपकी वो जानते हैं, सियासत वो जानते हैं, तिजारत वो जानते हैं। एक एक जो कहिए एक जर्नल शाम को बैठा होगा, उनके पास काम कोई है नहीं। उनको अच्छा कौम ने उनको दौलत दी, अच्छा पैसा दिया, घर बन गए, अब फारिग हैं, वो बैठ के शाम को जितनी तकरीरें करते हैं ऐसे लगता है कि ये जो सिविलियन बैठे हुए हैं उनको झाड़ते हैं। भाई चुप करके बैठो, वो बेचारा दबक जाता है, चुप करके बैठ जाता है। रिटायर्ड जनरल से तो इसलिए बात यह है कि हमें अब हमें दुनिया की महज़ब कौमी की तरह रहना होगा, वरना हमारा किसी मुसलमान मुल्क में तो जमहूरियत है ही नहीं। एक आखिरी लाइन में पूछ लूँ, लेकिन ये तो जरा चलते जरा शरीर सा सवाल समझ लें। ये जो आपके माजी के दोस्त थे हमारे खां साहब, जिस तरह आप समझते हैं कि मियाँ साहब के पास गए, इन्होंने सीखा, उन्होंने भी कुछ आप देख रहे हैं कुछ सीखा है या नहीं? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको, वो सिंपल आदमी है, अच्छा। उसको ऐसे कहा कि यूँ आप गुजरेंगे तो यूँ आपको वज़ीर आज़म बना देंगे। मैंने कहा उसी वक्त समझाया इमरान खान इस तरीके से हमारे एयर मार्शल असर खान थे, वो 24 दिसंबर को पैदा हुए थे। वो मेरी आइडियल हैं, लेकिन उनको भी उन्होंने चक्कर ऐसा दिया कि वो फिर एबटाबाद अपने घर के अंदर 8 साल बैठे रहे। आज आपको पता है एयर मार्शल असर खान का, मैंने कहा कि ये आपके साथ होने जा रहा है, सीख जाएं। लेकिन मेरा ये जिंदगी में ये बहुत बड़ा अफसोस रहेगा कि वो नहीं सीखे। और उसी तरह चल रहे हैं, उसी तरह से जाना चाहते हैं। मखदूम साहब से गुफ्तगू जब भी हो बड़ा लुत्फ आता है। मैं एक सियासतदानों की एक पीढ़ी होती थी कि जब हम लोग जाते थे उनके पास और उस ज़माने में ये स्क्रीनें नहीं होती थी, बड़ा लुत्फ आता था गुफ्तगू करने का। तो वो पीढ़ी कम होती जा रही है, लेकिन उनमें अभी सरकर्दा लोगों में मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी, मैं जिक्र कर रहा था नसरुल्ला खान का, वली खान का, भुट्टो साहब का, बड़े बिजंजो साहब का, कि बड़ा लुत्फ आता था। वो पूरी पीढ़ी चली गई, बहुत कम लोग रह गए और यकीनन मैंने तो इन्जॉय किया होगा। पता नहीं आपने भी कितना इन्जॉय किया मेरी गुफ्तगू को मखदूम जावेद हाशमी। सारा अभी तक थोड़ी सी अधूरी ही रह गई। मुझे बिल्कुल इजाज़त दीजिए। एक बार फिर मैं मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला।